Hello everybody, I'm Monica and I welcome you all to our current session जो कि हम फिजिक्स की यूनिट थर्ड आज करने वाले हैं। इस सेशन में आपको पता चलेगा कि अगर पिछले सेशन में आपने देखा था कि हम वो मोशन स्टडी कर रहे थे, मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी कर रहे थे जिसमें हम कंसर्न नहीं थे कि फोर्सेस कौन से रिस्पॉन्सिबल है उस मोशन के लिए। आज हम पढ़ेंगे फोर्सेस। फोर्सेस हमारे पास कितनी लॉज है जो हमें न्यूटन्स ने दी थी, और उसके रिगार्डिंग जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हम कवर कर पाएंगे आज के सेशन में हम कवर करेंगे। ओके, तो जितना भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। अभी आगे के लिए जो भी मेरा सेशन चल रहा है आपके पास बिल्कुल फोकस करके आपको स्टडी करना है, और कुछ भी आपको डाउट आए आप हमेशा अपनी क्वेरीज को नीचे आपके पास कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज हम आज पढ़ते हैं कि आपके पास फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। बेसिक हम समझते क्या है फोर्स से, ठीक है। तो फोर्स आपके पास वो वर्क डन होता है कि किस ऑब्जेक्ट पे अगर मैं करूं वर्क करूं जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज कर ले। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय स्टेट, कि आपके पास चाहे वो डायरेक्शन चेंज करे, चाहे वो आपके पास उसकी डिस्प्लेसमेंट शो करे, यानी कि पहले अगर रेस्ट में थी वो मोशन में आ जाए, या मोशन से रेस्ट में आ जाए। ये सारी चीजें जो इन्फ्लुएंस करेगी वो कौन सा फैक्टर है? फोर्स, राइट। तो फोर्स एक ऐसा इन्फ्लुएंस है जो आपके पास ऑब्जेक्ट में क्या क्या कर सकता है। इट कैन हेल्प इन चेंजिंग द स्पीड, it can help in changing the direction, it can help in changing the shape, all these things, ये सारी की सारी आप किसकी मदद से कर सकते हो? by applying force। ओके, अगर आप इसको वैसे हम सिंपल टर्म्स में कहें, हमने पहले भी पढ़ा है पुश और पुल हम क्या देते थे बेसिक टर्म्स में। अदरवाइज ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज टर्म्ड एज फोर्स। ओके, अब देखो आपके पास फोर जो होती हैं वो बिल्कुल फंडामेंटल टाइप की फोर्सेस होती हैं, और वो फोर फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखो, बेसिक फोर्सेस में आपके पास सबसे पहले आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्सेस हैं जिसकी वजह से आपके पास न्यूक्लियस, जो हम देखते हैं हमारे एटम वाले चैप्टर में हमने देखा था, छोटी सी टाइनी सी न्यूक्लियस होती है, उसमें जो आपके पास पूरी एग्जिस्टेंस है न्यूक्लियस की, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो आपस में फोर्सेस लगा रहे हैं, वो फोर्सेस हम किसको क्या बोलते हैं? उनको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके, तो आपके पास जो न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ये आपको जो दिख रहे हैं ये ब्लू कलर के प्रोटॉन और ये ऑरेंज कलर के न्यूट्रॉन, तो ये कस के आपके पास छोटे से स्पेस में, कितने स्पेस में? न्यूक्लियस जो आपके पास साइज होता है वो फर्मी में होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर में, इतने से डिस्टेंस में, इतने से आपके पास स्पेस में ये सारे के सारे बाउंड है। किस फोर्स की वजह से? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। दूसरी जो फोर्स है हमारे पास, पूरी हमारी लाइफ की जितने भी प्रोसेसेस होते हैं या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये फोर्स। सेकेंड फोर्स जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस अगर आप देखोगे वो न्यूक्लियस की बाइंडिंग की वजह से, यानी कि न्यूक्लियस को बाइंड करके रख रही थी, ये आपके एटम को बाउंड करके जो फोर्सेस रखती हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये आपको देखने को मिलती है। देखो, तो अगर हम देखें आपके न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव ड्यू टू प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज है नहीं ना। और आपके पास चारों तरफ जो घूम रहे हैं वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों के जो आपके पास अट्रैक्शन होगी जिससे ये हमारा एटम पूरा बाउंड रहेगा, बाउंड सिस्टम रहेगा, वो फोर्सेस जो आपको देखने को मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। थर्ड जो आपके पास फोर्स है जिसे हम क्या बोलते हैं? वीक फोर्सेस। अभी तक जो दो फोर्सेस आपने देखी थी वो सिस्टम को बाउंड करने में हेल्प कर रहे हैं। ये जो वीक फोर्सेस है ये आपको तब देखने को मिलेगी जब आपके पास कोई डीके होगा, जैसे बीटा डीके हो गया, कोई आपके पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं कि बीटा डीके में आप देखते हो कि आपके पास कोई भी न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। ऐसे टाइम पे जब डिसइंटीग्रेशन हो रहा हो तब जो फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं या फिर हम देख पाते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसमें आपके पास फोर्सेस, उसे हम क्या बोलते हैं? वीक फोर्सेस। लास्ट आपके पास है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ये फोर्सेस तो हमारे पास सबसे ज्यादा दिल के करीब है, क्योंकि आपको पता है आप एक ऐसी फोर्स है इन चारों में से जो हम डेली लाइफ में रोज एक्सपीरियंस करते हैं। तो ग्रेविटी आपके पास जो अर्थ आप पे लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसे हम ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये वाली फोर्सेस, इसके बारे में हम और भी अच्छे से यूनिट में स्टडी करेंगे। बट हाँ, ये भी सिस्टम क्या करेगी, ये भी फोर्सेस क्या करेंगे? आपको बाउंड करके रखेंगे। चाहे आपको यूनिवर्स को
टाई करके रखना हो आपस में, चाहे हमें अर्थ के सरफेस से स्टिक करके रखना हो, ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी, है ना, दैट इज ग्रेविटेशनल। अब इन चारों में से हम बात करते हैं कि स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कौन सी, किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, है ना। तो सबसे पहले आपके पास ये पता होना चाहिए, कई जब स्टूडेंट से बात करते हैं हम कि कौन से फोर्सेस की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा लगती है, वो कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास हमें तब तक एक्सपीरियंस भी नहीं हुई थी कुछ सालों तक, जब तक हमें बताया नहीं था न्यूटन ने कि ऐसी कोई फोर्स भी होती है जो हमें स्टिक करके रख रही है, और हमें कोई प्रेशर भी नहीं फील होता है ऐसी फोर्स के लिए। सबसे वीकेस्ट जो फोर्स है इन चारों में से, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हम इनके रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपके पास फोर्स होती है पूरे यूनिवर्स में जो एग्जिस्ट करती है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, आउट ऑफ दीज फोर एटलीस्ट। ओके, तो देखो अगर हम इनके स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले हम देखते हैं जिसका कंपैरिजन हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं, किसका लेके चल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ अगर मैं 1 मानूं तो उसके कंपैरेटिवली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितनी है, 10⁻⁻39। इतनी कम है, मतलब इतनी इसकी वीक स्ट्रेंथ है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्स। और होनी भी चाहिए, मैंने आपको बताया न्यूक्लियस के रीजन में, यानी कि फर्मी में जब हम बात करते हैं, इतने से रीजन में सारे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाउंड है ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स में आपके पास इतना नहीं होता कि स्पेस छोटा सा, उसके पास इनफ स्पेस है, और जब वो एक्ट करेगी तो उसकी स्ट्रेंथ आपके पास काफी कम है इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर फोर्स। देन आपके पास सेकंड पे आप देख पा रहे हो, अगर ये फर्स्ट है स्ट्रेंथ वाइज और वो लास्ट है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स स्टैंड्स फोर्थ। तो सेकंड नंबर पे जो आपके पास पावरफुल या फिर आप कह सकते हो स्ट्रेंथ वाइज इंपॉर्टेंट फोर्स है, वो कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसकी स्ट्रेंथ अगर आप 1 के कंपैरिजन में देखोगे तो कितनी होती है, 10⁻⁻²। थर्ड नंबर पे जो फोर्सेस हैं वो हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, यानी कि आपके पास जिस टाइम डीके होता है तब जो फोर्सेस आती हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ये कौन सी फोर्सेस हैं आपके पास, 10⁻⁻13 इन कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अब देखो कभी कभी इसका कंपैरिजन आ जाता है फोर्सेस का कि क्या सिमिलैरिटीज हैं इन फोर्सेस में, क्या आपके पास डिससिमिलैरिटीज हैं, जिससे हमें पता लगे कि अलग अलग फोर्सेस कब लगेंगे और कैसे। तो देखो रेंज की अगर हम बात करें, यानी कि कब तक इसका इम्पैक्ट रहेगा फोर्सेस का, तो फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज क्या होता है, इनफाइनाइट होना भी चाहिए ना। आपने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, G m1 m2/r²। तो ये जीरो कब होगी, जीरो जब होगी r क्या होगा, टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इसकी आपके पास फोर्स की हम वैल्यू कह सकते हैं जीरो होती है, तो ऑब्वियसली इसकी रेंज क्या होगी, इनफाइनाइट। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत ही छोटी होती है रेंज में, इस सब न्यूक्लियर रीजन में, यानी कि न्यूक्लियस के भी अंदर के रीजन का अगर मैं स्पेस लेके चलूं वहां पे एग्जिस्टेंस में देखने को चलते हैं, और आप इसको कह सकते हो शॉर्टेस्ट रेंज फोर्सेस जो इन चारों में से है वो कौन है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो इसको हम कहेंगे शॉर्टेस्ट रेंज फोर्सेस। और कितना रेंज, अगर फर्मी में आप न्यूक्लियस बोल रहे हो तो 10⁻⁻16 मीटर, यानी कि फर्मी के अंदर का और भी छोटा स्पेस जो होता है उधर आपको देखने को मिलेंगी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस रेंज में। और इनफाइनाइट रेंज, अब दोबारा से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की भी, इसको भी हमने देखा है कि कूलम फोर्स जब आप लिखते हो तो क्या होता है, K(Q1Q2)/r²। तो यहाँ पे भी R टेंड्स टू इन्फिनिटी इट गोज टू जीरो। तो इनफाइनाइट रेंज रहेंगी दोनों की, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। तो इस सिमिलैरिटी की बात, यू नो पॉइंट आउट द डिससिमिलैरिटी। डिससिमिलैरिटी आपके पास होगी कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस किसके बीच में लगती है, दो मासेस के बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस दो चार्जेस के बीच में। ये फोर्स हमेशा आपके पास कैसी होंगी, ये फोर्सेस आपके पास हमेशा होती हैं अट्रैक्टिव इन नेचर। ये फोर्सेस कैसी होंगी, अट्रैक्टिव इन नेचर। वेयर अगर आप बात करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की, ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है ना। दीज कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन द चार्जेस, राइट। अगली है आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की रेंज क्या होगी, विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है तो उसका रीजन क्या होगा, न्यूक्लियर रीजन 10⁻⁻15 मीटर। तो जितना न्यूक्लियस का साइज होता है दैट मच। अब ऑपरेट कहाँ कहाँ करती है ग्रेविटेशनल फोर्स, हर एक ऑब्जेक्ट के, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है वो सारों पे आपके पास कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, ग्रेविटेशनल।
जो आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे करती है, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो भी आपके पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स में आता है, लैप्टॉन्स, न्यूट्रिनो एंड सो ऑन। और आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कहाँ लगती है? चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में, अभी हमने देखा। दैट्स व्हाई इट कैन बी रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव। अगली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ये न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स यानी कि ये कपल नेम है किसका हमारे पास? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, है ना। और इसके अलावा हैवी एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे, हैवियर एलिमेंट्री, वीक वाले में वो लाइट पार्टिकल्स पे एक्ट करेगी, ये हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स न्यूक्लियॉन्स जैसे। Okay, this was all about the fundamental forces. Now we are going to study about the forces कि आपने न्यूटन ने कैसे उसे समझने की कोशिश करी। 1667 पे 1667 में आपके पास न्यूटन ने अपनी प्रिंसिपिया बुक में इन लॉज को पहली बार पब्लिश करा था। फर्स्ट लॉ जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले फर्स्ट लॉ को आपको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इफ यू रिमेंबर, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ को, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज ऑल्सो नोन एज law of inertia. It is closely related to this word inertia. पहले इसी को ही समझते हैं। inertia आपके पास एक ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जो आपके पास ये बताएगी कि वो अपने करंट स्टेट को अपोज कितना कर रहा है ना। ये inertia जो है ये आपके पास प्रॉपर्टी है किसकी? ऑब्जेक्ट की, कि वो अपनी स्टेट में रहना पसंद कर रहा है जिस स्टेट में वो है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद कर रहा है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद कर रहा है। सो बेसिकली ऑपोजिशन टू इट्स करंट स्टेट, अपनी जो अभी की अवस्था है उसको अपोज करना, उसी को ही हम क्या करते हैं? उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया। और ये हर किसी में होती है ना। सपोज संडे है और आपको बोल दिया कि जाओ काम करके आओ, कल संडे है अभी भी काम करने जाओ, तो वो आपका इनर्शिया दिखाएगा कि आप उसको अपोज कर रहे हो, है ना, वर्क करने के लिए। ओके, तो इनर्शिया आपके पास हर ऑब्जेक्ट में होगा और ये डिपेंड किस पे करता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपके पास पार्किंग लॉट में अगर एक कार है और एक बाइसिकल है, आपको बाइसिकल हटानी है तो आप खुद हटा लोगे, है ना, उसे एक जगह से जो रेस्ट पोजीशन पे थी वहां से दूसरी जगह रख दो। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपको कार को एक जगह से दूसरी जगह मूव करनी है तो आप कीज को मांगना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसका मतलब आपको ये पता लगा कि बाइसिकल की इनर्शिया प्रॉपर्टी क्या है? कम है एज कंपेयर टू कार, है ना। तो अगर हम देखें दूसरे टर्म्स में तो मास भी आपके पास क्या है? बाइसिकल का कम और कार का ज्यादा। तो इनर्शिया आपको इधर से भी पता चलता है हमें कि इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। मोर द मास मोर द इनर्शिया। नाउ व्हाट अबाउट द फर्स्ट लॉ? और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो इनर्शिया का अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया देन फर्स्ट लॉ इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। कैसे? फर्स्ट लॉ क्या कहती है? फर्स्ट लॉ कहती है एक ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पे रहेगा या तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, है ना। तो संडे को आपको तभी कोई काम करवा सकता है जब मम्मी की डांट पड़े, है ना, कि नाओ जाओ जल्दी से फटाफट काम करके आओ। ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट लॉ दैट ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और remains in motion until and unless it is acted upon by any external force. Okay, तो ये आपके पास अगर कोई पूछे कि किसका कॉन्सेप्ट देती है तो इनर्शिया को तो पक्का देती है कॉन्सेप्ट, और आपको ये कुछ भी नहीं दे रही, सिर्फ और सिर्फ फोर्स को डिफाइन करके दे रही है। ओके, तो सेकेंड लॉ आपने इसकी, वैसे फर्स्ट लॉ के आपके पास बहुत सारे वो भी होते हैं, आप देखते हो डेली लाइफ में भी सिनेरियो में हमने फर्स्ट लॉ देखा है। चाहे आपके पास बस में हम जा रहे हो, हमें जर्क जो आगे फॉरवर्ड या बैकवर्ड मिलता है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें आपके पास 3 इनर्शिया देखने को मिलते हैं। आपके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि आप रेस्ट से मोशन में जाना चाहते हो तब आपकी स्टेट का ऑपोजिशन। देन इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि आप मोशन में हो और आपको रेस्ट में लाना है, वो ऑपोजिशन। एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि आपको डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो ऑपोजिशन मिल रहा है, दैट। ठीक है, सेकेंड लॉ देखते हैं। अगर फर्स्ट लॉ ने हमें सिर्फ और सिर्फ फोर्स बताया था तो सेकेंड लॉ में न्यूटन ने हमें बताया उस फोर्स को कैलकुलेट कैसे करना। कैसे करना है? न्यूटन कहते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। नाउ व्हाट इज दिस मोमेंटम? मोमेंटम इज, अगर आपके पास सपोज करो एक हाथ में है बॉल, वो प्लास्टिक वाली बॉल, ठीक है, और एक हाथ में है स्टोन, और मैंने क्या करा, दोनों को सेम फोर्स से सेम फोर्स अप्लाई करके थ्रो किया। अब जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है ऑन द ऑपोजिट एंड
वो प्लास्टिक वाली बॉल का क्या होगा, कम, और आपके पास स्टोन का क्या होगा, ज्यादा। अब स्पीड अगर बेशक से सेम हो दोनों की, फिर भी आपको पता है मास जिसका ज्यादा होगा उसमें आपके पास इम्पैक्ट भी क्या होगा, फोर्स का ज्यादा होगा, है ना। तो इसलिए हमने फोर्स को डिफाइन करने के लिए एक ऐसी क्वांटिटी ली है जो वेलोसिटी को तो अकाउंट में ले ही ले, उसके साथ साथ मास को भी अकाउंट में ले, है ना। सो दैट इज द क्वांटिटी जो मोमेंटम होती है, किसका प्रोडक्ट होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो मास इनटू वेलोसिटी, 1 सेकेंड इसको थोड़ा देखो, force is directly proportional to rate of change of momentum and momentum is the product of mass and velocity. Here momentum क्या होगी आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी, है ना, और इसकी आपके पास क्वांटिटी अगर वेक्टर है, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी हमारे पास kg, मास kg एंड वेलोसिटी दैट इज मीटर पर सेकेंड, है ना। डायमेंशन भी वर्कआउट कर लेते हैं। डायमेंशन आपके पास क्या आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी m l t -1। ओके, जब हमने देखा तो इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 ही आया था, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं dp बाय dt। नाउ dp इज द चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो अगर मैं सिंपल में टर्म्स में लिखूं कैलकुलस को हटा के, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ p2 माइनस p1 बाय t। नाउ p2 इज द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एट फाइनल पॉइंट और p1 इज द मोमेंटम, इनिशियली कितना मोमेंटम, है ना। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियल इसकी वेलोसिटी, मास तो वही रहेगा सेम टू सेम, और फिर जब हमने थोड़ी देर बाद देखा इसकी फाइनल वेलोसिटी, सो दिस स्टेट इज p2 एंड दिस पर्टिकुलर स्टेट वुड बी गिविंग मी p1। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो m p माइनस u, मैंने m को कॉमन निकाल लिया, इट इज mv माइनस mu, दैट इज मास का प्रोडक्ट किसके साथ, फाइनल वेलोसिटी के साथ, और मास का प्रोडक्ट इनिशियल वेलोसिटी के साथ। तो ये आ जाएगा आपके पास m इंटू ए, क्योंकि हमने पढ़ा था ये v माइनस यू बाई टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, राइट। So that is the other form of Newton law, second law, that is mass into acceleration. Okay, fine. ये आपके पास सेकेंड लो थी, इसके भी आपके पास काफी सिनेरियो होते हैं, चाइना डिशेस या चाइना वेयर्स आपके पास न्यूज़पेपर में अच्छे से बाउंड करके आपके पास कहीं भी पहुंचाने होते हैं या ले जाने होते हैं, तो करते हैं ताकि आपके पास इम्पैक्ट जो है फोर्स का वो रिड्यूस हो जाए, क्योंकि स्पीड भी रिड्यूस हो जाएगी। ऐसे ही आपके पास कोई बॉलर है, क्रिकेट वाले, क्रिकेट में आप देखते हो कोई भी बॉल कैच करनी है तो आप ऐसे करते हो, है ना, ताकि आप उसका क्या कम कर दो, मोमेंटम कम कर दो। ओके, चलो लास्ट लो, फेवरेट लो, है ना, सिंपल सी आपके पास डेफिनेशन होती है क्या, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, तो अगर हम यहाँ पे एक वॉल लेके चले और यहाँ पे एक कोई भी पर्सन है, ये क्या करना चाहता है, ये कहता है कि चलो इसको फोर्स लगाते हैं, दूर से करने पास ले आते हैं, तो इस पे फोर्स लगाते हैं, तो जितनी फोर्स यहाँ पे ये लगा रहा होगा, है ना, जितनी फोर्स ये लगा रहा होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन वॉल बाय दिस पर्सन, और वॉल भी आपको उतना ही फोर्स उसको लगाएगी, F21 फोर्स अप्लाइड ऑन दिस पर्सन बाय दिस वॉल, है ना, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और ये ध्यान रखना है, ये एक्शन जो ये आपके पास पर्सन कर रहा है और रिएक्शन जो वॉल लगा रही है, दोनों के दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे पड़ते हैं, ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं, ये नहीं कि सेम लगेंगे, तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स के लिए दो अलग अलग ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं। ओके फाइन, सो F12 is equals to F21 by magnitude same but direction opposite. So if you will be writing in the vector form, it would amount to this. Okay, so ये थी आपके पास थर्ड लो, ये तो बहुत सारी चीजों में है। अगर मैं अभी जंप करूं, जो अभी नहीं करने वाली, मैं जंप करूं यहाँ से, अगर मैंने पुश किया जितना ज्यादा आपके पास ये फ्लोर को, उतना मेरी ऊपर हाइट जाएगी ऊपर, है ना। तो क्या है, जितनी मैंने एक्शन फोर्स लगाई उतनी मुझे रिएक्शन फोर्स मिलेगी, है ना। एक बोट भी होता है, बोट वाला सिनेरियो भी, अगर आपके पास यहाँ पे वाटर है और आप बोट से यहाँ पे जाना चाहते हो, तो क्या होता है कि जितनी आपने यहाँ पे फोर्स लगाओगे उतना आपको पुश मिलेगा आगे की डायरेक्शन। फाइन, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द 3 लॉज। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये ध्यान रखना, आपके पास फर्स्ट लॉ, अगर ये आपके पास थोड़ा ब्लर हो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स। पहली लॉ आपको क्या डिफाइन करके देगी, फोर्स।
सेकेंड लॉ क्या करके देगी, सेकेंड लॉ आपके पास मैग्नीट्यूड देगी और यूनिट ऑफ फोर्स देगी। ओके, थर्ड लॉ आपके पास नेचर बताएगी फोर्सेस का। ये तीनों चीजें आपके पास माइंड में अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट इनर्शिया, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट और वर्क। अब इतना तो आपके पास पढ़ने के बाद माइंड में आ ही गया होगा, सो आई होप यू गेस्ड इट राइट। द आंसर इज inertia undoubtedly. Next is ratio of SI unit and CGS unit of force. Oh, force की हमने अभी देखा था mass into acceleration, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो mass is kg, acceleration is meter per second square, और इसको हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन। SI यूनिट में जो फोर्स की यूनिट होती है दैट इज न्यूटन। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसके इक्वल होती है, ये होती है 1 डाइन। और 1 डाइन और 1 न्यूटन ये आपके पास है SI सिस्टम और ये आपके पास है CGS सिस्टम। यू वांट टू हैव अ गुड इनसाइट ऑन दीज, आप मेरी फर्स्ट लेक्चर को जाके देख सकते हैं जिसमें हमने SI यूनिट और CGS सिस्टम को, SI सिस्टम और CGS सिस्टम को डिस्कस किया। अब देखो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। आप इसे कन्वर्जन से भी देख सकते हो बट यू बेटर रिमेंबर इट। तो 10 टू द पावर 5। अब बस हमने रेशो बताना है, बताते हैं SI बाय CGS, सो दैट वुड बी 1 न्यूटन बाय 1 डाइन, 10 to the power 5 dyne by 1 dyne. So your answer should be 10 to the power 5 and here it is. Next, conservation of momentum. देखो आपके पास एक छोटा सा केस होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, इस पे आते हैं अभी। अगर आपके पास एक, आप लेके चलो गन, गिव माय ड्राइंग स्किल्स। अभी अगर हम ये गन लेके चले, इसमें ये बुलेट है आपके पास जो दिख रही है, हम कहते हैं कि अगर आपके पास बुलेट और गन का केस हो तो इसको आप पूरी की तरह एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो। तो हमें पता है इसका आपने ट्रिगर दबाया तो आपके पास क्या होगा, ट्रिगर दबाएंगे तो हमारे पास ये बुलेट जाएगी आगे की तरफ और ये गन जाएगी पीछे की तरफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी, है ना। दिस इज वी रिकॉइल एंड दिस इज बुलेट वेलोसिटी, जिससे ये आगे जाएगी। अगर आप इसको बोलोगे आप किस लॉ से बता सकते हो, तो आप एक तो ये कहोगे जितनी फोर्स इस बुलेट पे लग रही है उतनी फोर्स गन पीछे की तरफ गन पे भी लग रही है, तो वो क्या होगी आपके पास, दोनों की दोनों इक्वल। फिर भी आपके पास इसकी स्पीड, बुलेट की स्पीड बहुत फास्ट है और ये गन की रिकॉइल बहुत कम है। अब ये नहीं कि मैंने पकड़ रखा है तो कम महसूस हो रही है, वो है कम, बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा है। तो एक तो आपने थर्ड लॉ लगाई कि फोर्स जो बुलेट पे लग रही है उतनी ही गन पे लग रही है, और एक आपके पास कि बुलेट की स्पीड कम है और गन की रिकॉइल क्या है, बुलेट की स्पीड ज्यादा है सॉरी, और गन की रिकॉइल क्या है, कम। तो हम इसे कैसे बता सकते हैं, इसे हम बता सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा है कि आपके पास अगर मास ज्यादा हो तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम। ये वन बॉडी आपके पास बता सकते हो कि अगर आपके पास कोई भी वन बॉडी सिस्टम में बताना हो, मोमेंटम पूरा कांस्टेंट रहे या फिर फोर्स पूरी सेम रहे। फोर्स सेम होने का मतलब आपके पास क्या होगा कि अगर इसका आप मास लेके चलो, मास ऑफ बुलेट इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ गन, दैट्स व्हाई वेलोसिटी क्या होगी बुलेट की, इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ द गन, क्योंकि दोनों पे सेम फोर्स लग रही है ना। और सेम फोर्स लगने का मतलब क्या है कि चेंज इन मोमेंटम दोनों को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसका मोमेंटम सेम करने के लिए आपके पास अगर मास जो है वो कम है तो स्पीड क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर आपके पास कोई केस पूछे कि बुलेट और गन वाला केस आप किस लॉ से बता सकते हो, तो दोनों लॉ, फर्स्ट सेकेंड लॉ भी एंड थर्ड लॉ भी। ओके, इसी में ही हम कंजर्वेशन की बात करने वाले हैं। देखो कंजर्वेशन आपके पास कब लगता है, पहली बात कंजर्वेशन का मतलब होता है कि मोमेंटम का कांस्टेंट हो जाना। मोमेंटम जब कांस्टेंट होता है तो वो मतलब कंजर्व रहेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, दैट इज पी कंजर्व रहेगा। अब ये कंजर्वेशन कब आएगी, ये कंजर्वेशन तब आएगी जब जिस सिस्टम की कंजर्वेशन की मैं बात कर रही हूँ उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, यानी कि वो फोर्स, वो पूरा सिस्टम कैसा हो, इक्विलिब्रियम में हो। देखो होगा भी, आपको पता है हम कैलकुलस जब करते हैं तो हम कैलकुलस में जब भी सीखते हैं कि आपके पास कोई भी कांस्टेंट टर्म हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है,
जीरो, है ना। अभी आप पढ़ के आए हो, आप फोर्स को ऐसे लिख सकते हो dp बाय dt, है ना। p कांस्टेंट होगा, अगर मैं कहूँ कि p कांस्टेंट है तो dp बाय dt क्या होना चाहिए, जीरो। सो दैट जस्ट डिपिक्ट p इज कांस्टेंट, सम कांस्टेंट टर्म। तो जब भी आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करोगे, कब करोगे, जब आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें फोर्स एक्सटर्नली जीरो, तो मोमेंटम क्या आएगा, कांस्टेंट, और मोमेंटम क्या रहेगा उस सिस्टम के लिए, कंजर्व्ड। ओके, ये देखो, टू बॉडी सिस्टम के लिए आप कंजर्वेशन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम, जो भी आपने दो बॉडीज कंसीडर करी है, चाहे हम वो गन और वही वाली ले लेते हैं, बुलेट वाला। तो इनिशियल मोमेंटम यानी कि बुलेट का मास, बुलेट की इनिशियल स्पीड, ऐसे ही गन का मास, गन की इनिशियल स्पीड। फिर ये फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम में हम क्या करें, फाइनल मोमेंटम में फाइनल वाली स्पीड्स ले लेते हैं। ये आपके पास बुलेट का मास, उसकी फाइनल स्पीड, ये गन का मास और उसकी फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो अगर उसी वाले को केस को हम देखें तो आपको ध्यान रखना है, उसका इनिशियल केस हम लेके चलते हैं फर्स्ट, बिफोर ट्रिगरिंग। बिफोर ट्रिगरिंग में क्या होगा, गन भी रेस्ट पे होगी और बुलेट भी रेस्ट पे होगी, है ना। तो आपके पास ये इनिशियल मोमेंटम वाला केस, ये क्या आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा हमारे पास दोनों सिस्टम का जीरो। क्यों, u1 भी जीरो और u2 भी जीरो। ये देखो, हमारी गन थी और इसमें आपके पास बुलेट भी रेस्ट पे और ये गन भी रेस्ट पे, तो ये तो हमारे पास जीरो आ जाए, ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट, तो ये कंफ्यूज नहीं करना, इनिशियल हम केस लेके चलते हैं जब वो रेस्ट पे है, बिफोर ट्रिगरिंग। आफ्टर ट्रिगरिंग जो भी आपके पास स्पीड होगी उसे हम क्या लेके चलेंगे, v1। तो जो भी आपके पास v1 स्पीड दे रखी है बुलेट की वो पुट करेंगे, मास का ध्यान रखना है, वो ग्राम में दे रखा है, आपको केजी में लेके जाना होगा, और m2 भी आपके पास केजी में दे रखा होगा, और v2 की वैल्यू आपको रिकॉयल की ज्यादातर निकालने के लिए बोल देते हैं। तो देखो कैसे निकलाएगी, ये हमारे पास निकलाएगी m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से अगर रिकॉयल वेलोसिटी निकालनी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस m1 v1 बाय m2, ऊपर ये बुलेट का मास और बुलेट की स्पीड, नीचे ये गन का मास, तो ये आपके पास निकलाती है रिकॉयल वेलोसिटी, और दिस नेगेटिव साइन डिनोट्स कि आपके पास रिकॉयल ऑपोजिट डायरेक्शन में बुलेट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यानी कि फ्री ऑफ फोर्सेस, व्हाट शुड बी द कंडीशन, इनमें से क्या कंडीशन होनी चाहिए। अभी हमने देखा जब भी आपके पास कंजर्वेशन होगा मोमेंटम का वो तब होगा जब एक्सटर्नल फोर्सेस उस सिस्टम में क्या होंगी, जीरो। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए इसका मतलब क्या है, जो भी आप सिस्टम ले रहे हो उसका मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो जाए, जीरो। मास कांस्टेंट है तो कौन जीरो होगा, एक्सेलरेशन। तो आंसर क्या आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो। फाइन, नेक्स्ट है इम्पल्स, ये आपके पास काफी बार डिफेंस एग्जाम्स में पूछा हुआ है, ये क्वांटिटी को हम बहुत बार ही पूछा हुआ है आपके पास एग्जाम में। देखो होता कुछ नहीं है, इम्पल्स आपके पास कहता है ना, इम्पल्सिवली डिसीजन ले लिया। तो जब आपके पास किसी ऑब्जेक्ट पे लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही हो छोटे से टाइम पीरियड के लिए, तो हम उसे क्या कहेंगे कि उस पर क्या लग रहा है, इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स यही है, व्हेन अ लार्ज फोर्स विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम and produces a large change in its momentum, क्योंकि अभी देखेंगे वो मोमेंटम को अमाउंट करेगी, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। ओके, तो देखो क्या लिखें, फोर्स इनटू डेल्टा टी। अब देखो आपके पास अभी आप पढ़ के आए हो एफ डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा टी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ रहा है, डेल्टा पी, है ना। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते कि अगर इम्पल्सिव फोर्स है, इम्पल्सिव फोर्स की आपके पास यूनिट और डायमेंशन किसके इक्वल आती है, मैच होती है, तो वो किसके इक्वल आती है, मोमेंटम के। चेंज भी हो मोमेंटम, यूनिट तो वही आने वाली। तो इम्पल्स की सेम यूनिट्स रहती हैं जो मोमेंटम की रहती हैं, दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। और अगर इधर से देखो तो ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन सेकेंड। ओके, so this is what we call as impulse. Okay,
फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आपके पास काफी बार इसमें से पास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पास एक्स ग्रुप में। फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट देखो, ये भी आपके पास फोर्स है। अगर हम देखें कि हमारे मोशन को या फिर मैं कहूँ रिलेटिव मोशन को अगर कोई फोर्स अपोज करती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसके लिए आपके पास सरफेसेस का कांटेक्ट में आना जरूरी है जब भी फ्रिक्शन फोर्स का लगना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रिक्शन कैसी फोर्स है, फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन और कैसे फॉर्म्स में हम इसको कह सकते हैं, एक आता है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स भी है, कैसे कंजर्वेटिव फोर्स है, सॉरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि आपके पास जो ये फोर्सेस हैं उसके अगेंस्ट या अगर आपके पास उसके फेवर में वर्क डन करना है तो हमारे पास जो पाथ है वो डिपेंडेंट होता है इनमें। वर्क डन जो होता है अगर आप कर रहे हो किसी फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट तो हम क्या कहते हैं, उसमें आपके पास पाथ डिपेंडेंट फोर्सेस लग रही होती, कैसा सरफेस कांटेक्ट में, इसलिए वो कैसे हो जाएंगे आपके पास फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव। ओके, देखो फ्रिक्शन फोर्स कौन सी फोर्स है, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करे बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर। फिर आपके पास है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, देखो कितनी टाइप होती हैं आपके पास। लास्टली अगर आप इसको देखोगे तो तीन टाइप होती हैं, स्टैटिक, देन लिमिटिंग एंड देन काइनेटिक। स्टैटिक जैसे आपके पास नाम है, जब तक कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पे रह रहा है और मैं उस पर फोर्स लगा रही हूँ, वो अपने स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि अभी मूवमेंट में नहीं आया, तब तक जो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स लग रही है मेरे ऑपोजिशन में, मेरे ऑपोजिंग जो अप्लाइड फोर्स है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो अपोजिंग फोर्स है जब ऑब्जेक्ट अभी मूव करना चालू नहीं हुआ, अभी मूव होगा तब जो मैं फोर्सेस लगा रही हूँ उस पर और उसके ऑपोजिशन में जो फोर्स आ रही है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। देन लिमिटिंग, लिमिटिंग जैसे इसका नेम है, ये आप ये भी कह सकते हो कि मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स, कि मतलब आपके पास मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कि आपके पास वो पॉइंट कि जिस पे जैसे ही मैंने थोड़ी सी और फोर्स लगाई तो जो ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा था वो मूव करने लग। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन। देन काइनेटिक फ्रिक्शन, आपको ये फील भी होता है कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट जो होगा अगर वो मूव नहीं कर रहा तो अब आपके पास जब वो मूवमेंट में आ गया तो अब उसे मूव करना आसान हो जाता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन वो अपोजिंग फोर्स है जो तब आएगी जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ चुका होगा। और आपके पास जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है वो क्या होती है, ज्यादा एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट होता है आपके पास फ्रिक्शन का। आप इस ग्राफ से भी देख सकते हो। स्टैटिक फ्रिक्शन को एक और नाम बोलते हैं हम सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, क्योंकि जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ाते जाओगे ये अपने नेचर को ऐसे एडजस्ट करती है कि ये भी आपके पास साथ साथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये तीन फोर्सेस हैं, तीन फ्रिक्शन है। काइनेटिक के आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है, रोलिंग, इसका टाइप होता है फ्रिक्शन तब आएगा जब एक ऑब्जेक्ट रोल कर रहा हो किसी के सरफेस पे, और एक आपके पास होता है रोलिंग फ्रिक्शन के जो टाइप होती है स्लाइडिंग, मतलब फ्रिक्शन की जो टाइप होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, आपके पास जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा हो, अब आपको भी पता है रोल करना किसी ऑब्जेक्ट को इजी है सरफेस पे या फिर स्लाइड करना, है ना, तो रोल करना ज्यादा आसान होता है किसी भी आप, तभी व्हील्स पे हम इधर उधर जो आपके पास लोड होता है वो इजिली कैरी कर सकते हैं। तो इसमें से आपके पास कौन ज्यादा होगा, स्लाइडिंग या रोलिंग, तो आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन होगी कम, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी ज्यादा। सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, इसमें से आपके पास कौन सा करेक्ट ऑर्डर दिखा रखा है फ्रिक्शन फोर्सेस का, तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो अनडाउटली आपके पास क्या होगी, सबसे बड़ी। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन उससे छोटी यानी कि आपके पास कम, रोलिंग फ्रिक्शन और भी कम। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन अगर बस वो मूव कर रहा है और अगर रोलिंग फ्रिक्शन है तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन का उससे भी कम वाला पार्ट आता है, तो आंसर आएगा इसका फोर्थ। ओके, I hope you have understood what we have done today. So for the next video, stay tuned. तब तक के लिए keep leading, keep learning.